Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is चेकलिस्ट रिवीजन ऑफ एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एएनएस सीवीएस को कवर कर लिया था। ये वीडियोस आपको हाई यील्ड एंड एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ फार्माकोलॉजी के अंदर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एंडो फार्माकोलॉजी को। तो सबसे पहला सोमैट्रोपिन। तो सोमैट्रोपिन को स्टार्ट करते हैं। तो सोमैट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन की रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होती है। ग्रोथ हार्मोन की रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होती है। इसके डिफरेंट क्लिनिकल यूजेस होते हैं। लाइक अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो उसको ओवरकम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या किसी चिल्ड्रन को जेनेटिक डिजीज है, स्पेसिफिकली ऐसी जेनेटिक डिजीज जो शॉर्ट स्टेचर करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम है, न्यूनान सिंड्रोम है, प्रेटर-विली सिंड्रोम है। तीसरा फायदा यह होता है कि ग्रोथ को इंप्रूव करना ऐसे चिल्ड्रन के अंदर जिनका क्रोनिक रीनल फेलियर है या स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होती है। इसके अलावा इडियोपैथिक शॉर्ट स्ट्रेचर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ग्रोथ हार्मोन है एड्स एसोसिएटेड वेस्टिंग को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जीआईटी के फंक्शन को इंप्रूव कर देता है उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर इंटेस्टिनल रिसेक्शन हुई हुई है और मैल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो चुका है। ग्रोथ हार्मोन एंटी एजिंग प्रोग्राम के अंदर भी आता है। और आपको पता है कि कुछ एथलीट्स होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन के टैबलेट वगैरह यूज करते होते हैं ताकि मसल मैस और एथलीट परफॉर्मेंस बढ़ जाए। हालांकि ये बैन होती है। रिकॉम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन डेयरी कैटल के अंदर इस्तेमाल होता है ताकि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो ये ग्रोथ हार्मोन के सारे क्लिनिकल यूजेस हैं। एडवर्स इफेक्ट की तरफ आते हैं तो एडवर्स इफेक्ट में सूडो ट्यूमर सेरिब्राई है, स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफिसिस होता है, प्रोग्रेशन ऑफ स्कोलियोसिस है, एडिमा हो सकता है और हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ऐसे चिल्ड्रन जिनको ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन है वो दूसरे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी वगैरह करवा सकता होता है। ओके, ठीक हो गया। दूसरे एडवर्स इफेक्ट के अंदर पेरिफेरल एडिमा है, आर्थराल्जिया है और मायल्जिया है। जबकि मीकैसेनामीन जो कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का एगोनिस्ट होता है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होती है, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। उस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए स्नैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और जो मीकैसेनामीन है, मीकैसेनामीन रिनफेबेट की फॉर्म में देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रोथ हार्मोन कंपाउंड तो हो चुका है। इसके बाद फोलियोट्रोपिन अल्फा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन प्रोटोकॉल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ओके, ठीक हो गया। और आपको पता है कि एफएसएच है ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, एफएसएच फॉलिकल की डेवलपमेंट कराता है, एफएसएच और एलएच ओवेरियन स्टीराइडोजेनेसिस करवा देते हैं, एलएच टेस्टिकुलर एंड्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अब ओव्यूलेशन इंडक्शन प्रोटोकॉल है, इसके अंदर होता क्या, इसके अंदर ओव्यूलेशन को इंड्यूस करा देते हैं। इसका मेन पर्पस है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी को अवॉइड कर देना, या ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है उसको अवॉइड करना। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के अंदर ओवेरियन इलाजमेंट होती है, एसाइटिस है, हाइपोवोलीमिया है और शॉक हो सकता है। तो शॉक और हाइपोवोलीमिया तो याद हो जाएगा। एसाइटिस इसलिए होती है क्योंकि सारा का सारा फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर चला गया, तो हाइपोवोलीमिया हो गया और फिर शॉक हो जाता है, ओवेरियन इलाजमेंट हो जाती है। अब ओव्यूलेशन इंडक्शन प्रोटोकॉल के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एंडोजीनस गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। या तो हम जीएनआरएच एगोनिस्ट देंगे लेकिन उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में देंगे, या फिर जीएनआरएच एंटागोनिस्ट देंगे। तो जीएनआरएच एगोनिस्ट है उनके एटलीस्ट नाम आने चाहिए, लाइक लियोपोरोलाइट है, गोसेरालिन है, हिस्टोलिन है, नेफिडालिन और ट्रिप्टोरलिन है। जबकि जीएनआरएच एंटागोनिस्ट के अंदर गैनिरेलिक्स, सेटोरेलिक्स, एवरेलिक्स और डैगिरेलिक्स आ जाएंगे। ओके, ठीक हो गया। तो पहले एंडोजीनस प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। दूसरा फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाएगी बाय एफएसएच। ठीक है, तो जो मिनोट्रोपिन होता है, मिनोट्रोपिन के पास एफएसएच और एलएच एक्टिविटी दोनों होती है। और फिर लास्ट में वो साइट की मैच्योरेशन कराने के लिए या तो एलएच देंगे या एलएच एनालॉग ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन देंगे। जो मिनोट्रोपिन होता है इसके पास एफएसएच और एलएच दोनों एक्टिविटी होती है, जबकि एफएसएच वाली फोलियोट्रोपिन अल्फा और फोलियोट्रोपिन बीटा होता है। एलएच के अंदर ह्यूमन कोनियोरिक गोनाडोट्रोपिन है और लियोट्रोपिन आ जाएगा। ठीक हो गया। कभी कभार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जीएनआरएच के क्या क्लिनिकल यूजेस होते हैं। तो जीएनआरएच होती है ये ओवेरियन ओव्यूलेशन इंडक्शन प्रोटोकॉल प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होती है, स्टेप नंबर 1 के अंदर होती है। ये ऐसी वुमेन जिनके अंदर गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ओवेरियन सप्रेशन से बेनिफिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्राइन लायोमाइटा है, मेल के अंदर प्रोस्टेटिक कैंसर है, प्री प्यूबर्टल ट्रांसजेंडर एडोलेसेंस होती है कि एंडोजीनस प्यूबर्टी को सप्रेस कर देना। ठीक हो गया। इससे पहले कि हम इनको गोनेडल हार्मोन से ट्रीट करें। और लास्ट में सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वुमेन में अगर कंटिन्यूसली दोगे तो उसकी वजह से मेनोपॉज के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। मेनोपॉज के सिम्टम में हॉट फ्लैशेस है, स्वेट है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। ओके, लॉन्ग टर्म लेवल पे दोगे तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, बोन लॉस हो सकता है। मेल्स के अंदर हॉट फ्लैशेस हो गए, स्वेट वगैरह होगा, गायनिकोमास्टिया है, लिबिडो कम हो जाएगी, हिमाटोक्रिट कम हो जाएगा और बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो कह रही है टेबल 38.1 एंड फिगर 38.1। जो फिगर है 38.1, अच्छा ये है फिगर 38.1 और इसके अलावा टेबल 38.1 इसको तैयार करना है। तो जो फिगर है 38.1 इसके अंदर जो आयोडीन के ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने वाली थायोसियानेट और परक्लोरेट आयन होती है। ठीक हो गया। ओके,
और इसके अलावा कुछ नाइट्रेट्स वगैरह वो भी ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद जो ऑर्गेनिफिकेशन है, ऑर्गेनिफिकेशन को मिनिमाइज़ करने में आयोडाइड और थायोमाइड आती है। इसके अलावा आगे जो कपलिंग है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए थायोमाइड होता है। रिलीज को ब्लॉक करने वाली रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है। सोडियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, लिथियम होता है, जिनकी रिलीज को ब्लॉक कर देता है। ओके, ठीक हो गया। जो आयोडाइड होता है ये रेडियो एक्टिव की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये लीगोल सोल्यूशन वाले की बात कर रहा हूँ। जबकि T4 की T3 में कन्वर्जन को ब्लॉक करने वाली रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर ओरल डायट्रोजोवेट होता है, इंट्रावीनस हेक्सोल होता है, और लास्ट में बीटा ब्लॉकर है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है और इमिड्रियोन होता है। तो ये T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देती। इसके अलावा इस टेबल को पूछ रही है लाइक स्किन के ऊपर थायरोटॉक्सिकोसिस में स्किन वार्म और मॉइस्ट होती है, उसमें स्किन पेल होती है, कूल होती है, पफी स्किन होती है, येलोविश स्किन होती है। ओके, ब्रिटल हेयर और नेल्स होते हैं। थर्मो रेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं तो इसमें स्वेटिंग होती है, हीट इंटॉलरेंस है, गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इसमें सेंसेशंस होती है कोल्ड की। ठीक है, टैकीकार्डिया होगा, CVS के ऊपर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी, पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा, इसमें सब चीज़ें कम हो जाएगी। रिस्पिरेटरी सिस्टम पे डिस्निया होगा, यहाँ पे प्लूरल इफोयन है, CO2 डिटेंशन है और हाइपोवेंटिलेशन है। GIT के ऊपर एपिटाइट कम हो जाती है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, सॉरी बढ़ जाती है, इसमें कम हो जाती है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वसनेस है, हाइपरकाइनेसिया और ट्रेमर, यानी हर चीज़ बढ़ गई है। इसमें लेथार्जी होगा, मेंटल प्रोसेस स्लो हो जाएगा। वीकनेस और डीप टेंडन रिफ्लेक्स हाइपर के अंदर होती है, जबकि हाइपो के अंदर स्टिफनेस होती है, DTR कम हो जाती है। थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ। ओके, और इनफर्टिलिटी कम हो जाती है। इसके वजह से इनफर्टिलिटी, दोनों की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। यहाँ पे फर्टिलिटी कम होगी, डेट मीन्स इनफर्टिलिटी हो गया। इसमें वेट लॉस होगा, इसमें वेट गेन होगा। इसमें अपर लिड की रिट्रैक्शन होती है, एक्सोफ्थाल्मोस है। इसमें आईलिड की ड्रूपिंग होती है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसकी 3 फॉर्म्स होती है, एक है क्रिटिनिज्म, दूसरा मिक्सोडीमा और तीसरा मिक्सोडीमिक कोमा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समरी टेबल तो हो चुका है, थायराइड वाले को हम सेपरेट वीडियो से कर चुके हैं। इंसुलिन कंपोनेंट, ओके, तो इंसुलिन कंपोनेंट ऑफ प्रिपरेशन पूछ रहा है। तो ये इंसुलिन की प्रिपरेशन होती है। तो जो इंसुलिन की 4 प्रिपरेशन होती है, जिनके 4 डिफरेंट ऑनसेट होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट होते हैं। कुछ रैपिड एक्टिंग है, कुछ इंटरमीडिएट है, कुछ शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ लॉन्ग एक्टिंग होती है। इंसुलिन थेरेपी का मेन गोल ये होता है कि आपने बेजल और पोस्ट प्राइडियल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, हाइपोग्लाइसीमिया को मिनिमाइज कर देना है। रैपिड एक्टिंग के अंदर जो 4 घंटे में जाके काम करती है, तो इसमें 3 इंसुलिन होती है, लाइक इंसुलिन एस्पिरो, इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लूलिसिन है। ठीक है, जिनका ऑनसेट काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है, पीक्स बहुत जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से पोस्ट प्राइडियल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर देती है। तो 3 रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। इनके प्राइमरी अमाइनो एसिड सीक्वेंस में स्मॉल अल्टरेशन होती है। इस स्मॉल अल्टरेशन की वजह से इनकी सर्कुलेशन के अंदर एंट्री काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप होती है। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, खाना खाने से पहले दी जाती है, और ये प्रेफर्ड इंसुलिन होती है, जो कंटिन्यूस सबकुटेनियस इन्फ्यूजन डिवाइसेस के अंदर होती है। इसके अलावा इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर दे सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक कीटोसिडोसिस है। उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आती है। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, उसको रेगुलर इंसुलिन कहते हैं या क्रिस्टलाइन जिंक कहते हैं। अगर डायबिटिक कीटोसिडोसिस को ट्रीट करना है तो इंट्रावीनस देंगे, वरना रूटीन वाइज हम इसको सबकुटेनियस के अंदर देते हैं, इंटरमीडिएट के साथ या लॉन्ग एक्टिंग के साथ मिला के देते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो ये पोस्ट प्राइडियल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसको खाना खाने से 1 घंटा या से पहले ज़्यादा देते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग है। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसके अंदर न्यूट्रल प्रोटामीन हेज डॉन इंसुलिन आ जाएगा, जिसके अंदर रेगुलर इंसुलिन होती है, प्रोटामीन होता है और लास्ट में जिंक होता है। इसका ऑनसेट काफ़ी ज़्यादा डिलेड होता है, पीक भी काफ़ी ज़्यादा डिलेड होती है। ओके, इसको हम आइसोफेन इंसुलिन भी कहते हैं। इसको रेगुलर या शॉर्ट एक्टिंग के साथ मिला के देते हैं। जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर इंसुलिन ग्लार्गिन है, डिटामिर है, इंसुलिन डाइग्लूटैक होती है, जिनकी पीक ही नहीं होती, और ये बेजल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देती है फॉर द मोर देन 20 आवर्स। तो 20 घंटों से ज़्यादा काम करती है। इसके बाद यूजेस एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के यूजेस और टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। ओके, तो ये क्लिनिकल यूजेस है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के, और फिर इनकी टॉक्सिसिटी है। लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एड्रीनल और नॉन एड्रीनल यूजेस होते हैं। तो एड्रीनल डिसऑर्डर के अंदर कुशन सिंड्रोम है, नहीं कुशन सिंड्रोम तो कैसे हो सकता है, एडिसन डिजीज है, या क्रोनिक या एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, जो शॉक में होती है, इन्फेक्शन में होती है, ट्रॉमा में होती है, और लास्ट है कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया। नॉन एड्रीनल डिसऑर्डर के अंदर इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लाइक एस्थमा, ऑर्गन रिजेक्शन है, कोलेजन डिजीज होती है, रूमेटॉइड डिसऑर्डर्स होती है। अदर एप्लीकेशन के अंदर हिमेटोपोइटिक कैंसर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती है, कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग है, हाइपरकैल्सीमिया है, मोशन सिकनेस होती है। बीटा मैथोसोन ये वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जिसकी प्रोटीन
प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी ना होने के बराबर होती है। तो ये प्री मैच्योर लेबर वाली वुमेन के अंदर दिया जाता है ताकि फीटल लंग मैच्योरेशन को बढ़ा सके। ठीक है, टॉक्सिसिटी के अंदर मेटाबॉलिक इफेक्ट है जिसमें ग्रोथ इनहिबिशन है, डायबिटीज़ है, मसल वेस्टिंग है, ऑस्टियोपोरोसिस है, साल्ट की रिटेंशन होती है, वोंड किलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, साइकोसिस हो जाती है। इसको मिनिमाइज करने के लिए लोकली अप्लाई करते हैं या अल्टरनेट डे थेरापी में अप्लाई करते हैं, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं और लास्ट में इनकी डोज को टेपर डाउन कर देते हैं। इसके बाद एस्ट्रोजन की कंपोनेंट है, क्लासिफिकेशन है। अब एस्ट्रोजन कंपोनेंट या कंपाउंड लिखे हुए, एस्ट्रोजन के कंपाउंड लिखे हुए, उनकी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। ओके, तो हम इसको यहाँ से तैयार कर लेते हैं। तो जो एस्ट्रोजन होती है, जो नेचुरल एस्ट्रोजन है, उसमें होता है एस्ट्राडायोल, जबकि सिंथेटिक के अंदर इथिनाइल एस्ट्राडायोल है, मेस्ट्रोनोल है। जो इथिनाइल एस्ट्राडायोल और मेस्ट्रोनोल है, ये किसके अंदर होते हैं? ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर आ जाते हैं। जबकि कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन होता है जिसको प्रीमेरिन भी कहते हैं, और एस्ट्रोजन एस्टर्स भी होता है जो इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस फॉर्म में अप्लाई होता है फॉर हाइपोगोनेडिज्म। ओके, तो ये तो हो जाएगा एस्ट्रोजन की क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाला, गोनेडल हार्मोन और इनके एंटागोनिस्ट की क्लिनिकल एप्लीकेशन है। तो लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं। हिर्सुटिज्म है, तो हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने के लिए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं। इसके अलावा हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने के लिए स्पाइरिनोलैक्टोन है, फ्लोटामाइड है और GnRH एगोनिस्ट होता है। ओके, प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा को ट्रीट करने के लिए GnRH एगोनिस्ट, GnRH एंटागोनिस्ट देते हैं, एंड्रोजन के रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए फिनास्टेरॉइड है। एनाबॉलिक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ऑक्जेंड्रोलोन और स्टेनोजोलोल आती है। हाइपोगोनेडिज्म है बॉयज़ के अंदर, तो कौन कौन सी चीज़ें होगी? तो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, लाइक टेस्टोस्टेरोन पैच के अंदर है, फ्लॉक्सीमेस्टेरोन है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन है। ऑस्टियोपोरोसिस इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, तो उसके लिए रिलैक्सोफिन होती है, एस्ट्राडायोल है और कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन होता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए टोमैक्सोफिन है, एरोमेटेज इनहिबिटर होते हैं, स्पेसिफिकली एनास्ट्राजोल होते हैं। ओके, एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट की डिपोर्ट फॉर्मेशन होती है, GnRH एगोनिस्ट है और डायनाजोल होती है। ओके, अबॉर्टिफेसेंट एजेंट के अंदर माइफेप्रिस्टोन और माइजोप्रोस्टोल है। इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए अगर हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना है तो फिर ब्रोमोक्रिप्टिन है, प्रोजेस्टेरोन आता है, फिर GnRH एनालॉग्स है, क्लोमिफिन है, और फिर हम कह सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए हम मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देते हैं, GnRH एगोनिस्ट है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, पार एंटीरियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर कौन कौन सी आती है? तो पार एंटीरियल के अंदर मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, डिपोर्ट फॉर्म में, या इथिनाइल एस्ट्राडायोल और नोर एल्गेस्ट्रोमिन है वीकली पैच में, या इथिनाइल एस्ट्राडायोल और इटोनोगैस्ट्रिल मंथली वेजाइनल रिंग के फॉर्म में, या नोरगैस्ट्रल इंट्रायूट्राइन फॉर्म में, या इटिनोगैस्ट्रल सबक्यूटेनियस इम्प्लांट के फॉर्म में। जबकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कंबाइंड के अंदर इथिनाइल एस्ट्राडायोल और मेस्ट्रोनोल प्लस प्रोजेस्टिन है, जबकि प्रोजेस्टिन के अंदर नोरेथाइंड्रोन और नोरगैस्ट्रल होता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी के अंदर लाइक एस्ट्रोजन कंपोनेंट में होता है कंजुगेटेड एस्ट्रोजन है, एस्ट्राडायोल है, एस्ट्रोन है और एस्ट्रायोल होता है। जबकि प्रोजेस्टिन के अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है, मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है। जो मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी के लिए इस्तेमाल होता है। मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन पार एंटीरियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इसके लिए इस्तेमाल होता है डिस्मेनोरिया के लिए, और मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्लिनिकल यूजेस पूछ रहा है। तो दूसरे क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं? लाइक ये प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी ना हो। एक्ने को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हिर्सुटिज्म है, डिस्मेनोरिया है, एंडोमेट्रियोसिस होती है। इनके कॉम्बिनेशन की वजह से ओवेरियन सिस्ट के चांसेस काफ़ी कम होती है। ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं होता। बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ है, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये सारी इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है। ओके, ठीक हो गया। जबकि इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर जो कॉम्बिनेशन वाली होती है वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती है, सर्विकल म्यूकस ग्लैंड की राइपनिंग को इनहिबिट कर देती है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम के ऊपर जाके बाइंड करती है। जबकि प्रोजेस्टिन वाली ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करती बल्कि दूसरे मैकेनिज्म के जरिए काम करती है। जबकि पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर एल-नोरगैस्ट्रिल होती है, या एस्ट्रोजन अकेला होता है या फिर कंबाइंड यूज करती है। ठीक है, तो वो किस तरह से काम करती है? वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती है, सर्विकल म्यूकस को, ट्यूबल फंक्शन को और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को इनहिबिट कर देती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स है। तो जो नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स है उनकी क्लासिफिकेशन पूछ रहा है। ओके, तो हम इसको यहाँ से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। ओके, तो नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं।
तो जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है नॉन इंसुलिन के अंदर, तो इंसुलिन सिक्रेटागोग है। इंसुलिन सिक्रेटागोग के अंदर फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइलयूरिया, सेकंड जनरेशन सल्फोनाइलयूरिया और मैग्नेटाइड एनालॉग है। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइलयूरिया के अंदर टोलाजोमाइड, टोलब्यूटामाइड, क्लोप्रोपामाइड, एक्स्ट्राहेक्सामाइड आती है। सेकंड जनरेशन के अंदर ग्लिपिजाइड, ग्लिम्पिराइड, ग्लाइबुराइड आती है। मेटाग्लिनाइड एनालॉग्स के अंदर रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आ जाएगा। बायोग्वाइनेट के अंदर मेटफॉर्मिन है। थायोजोलिडाइनडायोन्स के अंदर रोसिग्लूटाजोन, पियोग्लूटाजोन है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर के अंदर कार्बोस, मेग्लिटोल है। इनक्रेटिन्स के अंदर GLP-1 एगोनिस्ट और डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर होता है। GLP-1 एगोनिस्ट के अंदर एक्जिनाटाइड, लिराग्लूटाइड, डुलाग्लूटाइड, एल्बिग्लूटाइड आता है। डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर के अंदर सीटाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, विल्टाग्लिप्टिन है। अमाइलिन एनालॉग के अंदर प्रामलिनटाइड है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर के अंदर डापाग्लिफ्लोजीन है, एम्पाग्लिफ्लोजीन आ जाती है। इसके बाद वो बाइग्वानेट का पूछ रहा है, ओके, जो बाइग्वानेट को डिटेल से और थायोजोलिडाइनडायोन्स को। तो जो बाइग्वानेट होती है ये पोस्ट प्रेंडियल और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल दोनों को कम कर देती है। बाइग्वानेट EMP एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करती है, जिसके जरिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट कर देगी, ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा देती है, ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देती है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है, प्लाज्मा ग्लूकोन के लेवल को कम कर देती है। 5 एक्शंस होते हैं। अब इसके 3 फायदे होते हैं। पहली बात की यूग्लाइसेमिक होती है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती। दूसरा कि इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट होती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। तीसरा एक वेट गेन नहीं करवाती। इसके अलावा हम ऐसी वुमेन जो कि जिसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, ठीक है, उनके अंदर एन ओव्यूलेशन है, तो फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेटफॉर्मिन की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, GIT डिस्ट्रेस हो सकता है, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग है और पर्निशियस एनीमिया भी हो सकता है। जबकि थायोजोलिडाइनडायोन्स ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देती है और मसल और एडिपोज टिश्यू के अंदर हेपाटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है और बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया दोनों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जो थायोजोलिडाइनडायोन्स है, मेटफॉर्मिन है और इसके अलावा तीसरी अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होती है, प्री डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन टॉक्सिसिटी की बात करती है तो फिर इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, फ्लूइड की रिटेंशन है, माइल्ड एडिमा, अनीमिया हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ट्रोग्लिटाजोन हेपाटोटॉक्सिटी होती है। इसके अलावा पियोग्लूटाजोन और ट्रोग्लिटाजोन साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस कर देती है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को और साइक्लोस्पोरिन को इनहिबिट कर देती है, इनके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है, इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है और फाइनली बोन फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। इसके बाद वो पूछ रहा है बिसफॉस्फोनेट और रैनिकल इनहिबिटर। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो बिसफॉस्फोनेट है, इसमें एलेंड्रोनेट, एटिड्रोनेट, इबेंट्रोनेट, पैमिट्रोनेट, लिसिड्रोनेट और टिलोड्रोनेट, जोलेंड्रोनेट आ जाती है, ओके। तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? जो बिसफॉस्फोनेट है ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है, बोन की रिजॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस और पेजर डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। पेजर डिजीज को ट्रीट करने में एक और कंपाउंड भी आएगा, वो ड्रग होती है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन भी पेजर डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके अलावा वो पूछ रहा है डिनोसिमाब को। जो डिनोसिमाब है रैनिकल इनहिबिटर है, रैनिकल को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से रैनिकल ऑस्टियोक्लास्ट की डिफरेंशिएशन और फंक्शन को स्टिमुलेट नहीं कर सकता। तो डिनोसिमाब की वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जा हो सकता है, जबकि जो एलेंड्रोनेट है उनकी वजह से भी ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जा हो सकता है, जबकि इनकी वजह से बिसफॉस्फोनेट की वजह से डायनेमिक बोन बनती है और इसोफेजियल इरिटेशन होती है, जबकि इनकी वजह से डिनोसिमाब की वजह से इन्फेक्शन के रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके। एलेंड्रोनेट को ओरल फॉर्म में देते हैं, जबकि डिनोसिमाब को सबक्यूटेनियस फॉर्म में देते हैं हर 6 महीने के बाद। जबकि एडायनेमिक की बोन सीना कैल्साइट की वजह से भी होती है, ओके। जबकि हॉट फ्लैशेस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म रिलैक्सोफिन की वजह से होती है। तो तकरीबन हमने एंडोक्राइनोलॉजी की पूरी चेकलिस्ट को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।